हेलो एवरीवन, दिस इज शमा। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है कंपनी क्या होती है, उसके साथ हम डिस्कस करेंगे कि इसके फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो स्टार्ट करते हैं। कंपनी क्या होती है। सबसे पहले जो कंपनी वर्ड है वो कहाँ से डिराइव्ड हुआ है। जो कंपनी है वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, कंपनीज। कंपनीज मतलब कम प्लस पनीस। कम का मतलब क्या होता है, टुगेदर। पनीस का मतलब होता है ब्रेड, जिसका जनरली मीनिंग क्या होता है, the word company implied a group of people who ate together। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पहले के टाइम में जो कंपनीज हैं वो किस तरीके से फॉर्म होती थी। एक ग्रुप ऑफ पीपल होते थे, उनको कोई आइडिया आता था, उनको वो आइडिया डिस्कस करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ। तो वो क्या करते थे, डिनर डेट पे या फिर लंच डेट पे मिलते थे और उस टाइम पे मिलके आइडिया को डिस्कस करते थे। अगर उनको लगता था कि आइडिया वर्क कर जाएगा तो वो साथ में इकट्ठे आते थे और उस एसोसिएशन को स्टार्ट करते थे, जिसको धीरे धीरे हम कंपनी बोलने लग गए थे। तो इसलिए कंपनी को बोला गया है द ग्रुप ऑफ पीपल हु एट टुगेदर, कि जो साथ में खाते हैं, और उन्होंने ही कंपनी को शुरू करा है। इसलिए यहाँ पे कंपनीज को इस वर्ड्स में डिवाइड करा गया है, टुगेदर एंड ब्रेड। पर जनरली आज की जनरेशन में कंपनी का मतलब क्या होता है कि आज के टाइम पे जो कंपनी की डेफिनेशन है कंपनी एक्ट में, वो क्या है, अ कंपनी इन द accepted sense, it is a voluntary association of a person formed for the purpose of earning a profit with the investment of capital which is transferable in shares of limited liability. It is incorporated and registered as an artificial person under the Companies Act। ये एक ऐसी voluntary association होती है कि क्या होता है कि 2 पर्सन है या 5 पर्सन है, वो साथ में मिलकर एक बिजनेस शुरू करते हैं। किस पर्पज से, किस ऑब्जेक्टिव से, टू अर्न प्रॉफिट। वो मिलकर इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि शेयर्स में होती हैं, और जो कंपनी होती है वो एज ए आर्टिफिशियल पर्सन रजिस्टर्ड होती है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। जो कंपनी है ना वो कंपनीज एक्ट के प्रोविज़न के हिसाब से ही इनकॉर्पोरेटेड भी होती है और रजिस्टर्ड भी होती है। इस कंपनी के मीनिंग में ना सारे फीचर्स दे रखे हैं कंपनी के। अगर आपको ये मीनिंग अच्छे से समझ आ जाएगा तो आप फीचर्स को ईजिली याद भी कर लोगे और समझ भी पाओगे। तो एक यहाँ पे मैंने छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, ये मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है, आपको याद भी रहेगी ईजिली। अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन यूनाइटेड फॉर अ कॉमन पर्पस। ये किसने दी थी, जस्टिस जेम्स ने दी थी। ये बोल रहे हैं कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये कंपनी एक ऐसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है जो कि एक कॉमन पर्पस के लिए साथ में आते हैं। तो ये तो रहा कंपनी का मीनिंग। इसके बाद आता है फीचर्स एंड नेचर्स ऑफ कंपनी। कंपनी के क्या क्या फीचर्स या फिर नेचर्स होते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 11 to 12 फीचर्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। पहला है सेपरेट लीगल एंटिटी, दूसरा है परपेचुअल सक्सेशन। ऐसे करके यहाँ पे मैंने 12 बताए हुए हैं, मैं इन सभी को एक्सप्लेन करूँगी। देखो, पहला है सेपरेट लीगल एंटिटी। जो कंपनी है उसकी एक अपनी लीगल एंटिटी होती है, वो अपने ओनर से बिल्कुल अलग होती है। जो कंपनी है वो अपने खुद के नाम से जानी जाती है, ना कि अपने ओनर के नाम से जानी जाती है। अ कंपनी इज अ लीगल सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर and can own assets, make contracts and go to courts on its own behalf। जो कंपनी है वो अपने ओनर से एक तो अलग होती है, ठीक है। अगर कंपनी कोई एसेट ले रही है, मतलब कंपनी के पैसे से कोई एसेट ली जा रही है, तो वो कंपनी के नाम की ही मानी जाएगी, वो कंपनी की ही एसेट बोली जाएगी, ना कि उसके ओनर की। कंपनी अपने नाम पर, अपने बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकती है, कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है और अपने बिहाफ पर ही कोर्ट में जा सकती है और किसी पर्सन को स्यू कर सकती है। दूसरी फीचर है लिमिटेड लायबिलिटी। जो शेयर होल्डर होते हैं ना, उनकी जो पर्सनल एसेट्स होती हैं वो प्रोटेक्ट होती हैं। मतलब शेयर होल्डर सिर्फ उतने ही अमाउंट के लिए लायबल होते हैं जितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए शेयर होल्डर है, ठीक है, उसने सिर्फ 15,000 रुपये के शेयर्स खरीदे थे, उसने इन्वेस्टमेंट करी थी 15,000 रुपये की। अब जो कंपनी है वो डूब गई है और वाइंडिंग अप हो गई है। उस टाइम पर जो क्रेडिटर है, कोई क्रेडिटर आता है जिसको पेमेंट करनी है 20,000 रुपये की, तो अब ये बताओ जो ए है वो कितना पैसा कंपनी को देगा क्रेडिटर को पे करने के लिए। क्या वो 20,000 देगा? नहीं, वो सिर्फ 15,000 रुपये देगा। जितना उसने इन्वेस्टमेंट करा है वो सिर्फ उतने तक ही लायबल है, उससे वो 1 रुपये भी ज़्यादा नहीं देगा। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि जो कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, जितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होता है। शेयर होल्डर पर्सनल एसेट्स आर प्रोटेक्टेड, दे आर ओनली लायबल फॉर द अमाउंट दे हैव इन्वेस्टेड इन दी
कंपनी। इसके बाद नेक्स्ट फीचर आता है परपेचुअल सक्सेशन। जो कंपनी है वो हमेशा चलती रहती है, उसमें चाहे कोई भी पर्सन आ रहा है या जा रहा है, उसके शेयर होल्डर या तो आ रहे हैं या फिर रिज़ाइन कर रहे हैं या फिर मतलब ओनरशिप चेंज हो रही है, इससे कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कंपनी एक बार स्टार्ट हुई है तो हम ये मानेंगे कि जो कंपनी है वो हमेशा कंटिन्यू रहेगी और चलती रहेगी। The company continue to exist even the ownership change और शेयर होल्डर पास अवे। चाहे शेयर होल्डर चले जाएं, चाहे उनकी डेथ हो जाए, इससे कोई कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहीं पर अगर आपने देखा होगा कि पार्टनरशिप में अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो फिर से जो पार्टनरशिप है वो दोबारा से पार्टनरशिप डीड बनती है, उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है और चेंजेस करने पड़ते हैं, लेकिन कंपनी में ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट फीचर है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। कंपनी के अंदर जो ओनरशिप है वो ईजिली ट्रांसफ़र हो सकती है बाय बाइंग और सेलिंग शेयर्स। यहाँ पर ऐसे कोई नहीं है कि भाई अगर आपको अपने शेयर्स ट्रांसफ़र करने हैं, अपनी ओनरशिप ट्रांसफ़र करनी है तो आपको बाकी मेंबर से मीटिंग करनी पड़ेगी। जो पर्सन है वो अपनी मर्जी से अपनी ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर सकता है। नेक्स्ट है कॉमन सील। हर एक कंपनी की ना अपनी कॉमन सील होती है। देखो जैसे कि हमने बोला है कि जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, तो वो खुद से तो सिग्नेचर नहीं कर सकती, लेकिन जो कंपनी है उसकी अपनी लीगल एंटिटी होती है, तो उस लीगल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कंपनी की कॉमन सील बनाई जाती है। जहाँ पर भी कंपनी की सिग्नेचर की ज़रूरत होती है, कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर कंपनी का सिग्नेचर चाहिए तो वहाँ पर कंपनी की कॉमन सील लगाई जाती है एज अ सिग्नेचर। ठीक है, द कंपनीज ऑफिशियल सिग्नेचर यूज फॉर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट फीचर है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। कंपनी की जो ओनरशिप और जो कंपनी को मैनेज करते हैं वो दोनों अलग अलग हाथ में होता है। ओनर जो होते हैं वो कंपनी को मैनेज नहीं करते, और जो कंपनी के जो मैनेजर्स होते हैं जो कंपनी को मैनेज करते हैं वो कंपनी के ओनर नहीं होते। ओनर्स आर नॉट नेसेसरीली इन्वॉल्व इन डे टू डे मैनेजमेंट। जरूरी नहीं है कि जो ओनर है वो डे टू डे एक्टिविटी पर ध्यान दे कि भाई कंपनी में क्या काम चल रहा है, कि कंपनी में कौन सा अब फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा, क्या एक्टिविटी की जाएगी। ये सब शेयर होल्डर्स के काम नहीं है, ये सारे मैनेजमेंट के काम हैं। दैट्स वाई अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैंडल्स दैट। जो मैनेजमेंट के काम हैं वो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैंडल करते हैं, इसलिए उनको अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट फीचर है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। दीज आर द कंपनीज रूल बुक एक्सप्लेनिंग इट्स पर्पस एंड हाउ इट्स रन। दीज आर द पब्लिक डॉक्यूमेंट। हर एक कंपनी का ये मैंडेटरी होता है। देखो कोई भी जो कंपनी है ना उसका मैंडेटरी होता है कि उनको अपना एक तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ेगा और उनको एक अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर कंपनी के सारे ऑब्जेक्टिव मेंशन होते हैं कि कंपनी किस पर्पस के लिए बनाई गई है। फंक्शंस मेंशन होते हैं कि कंपनी कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म कर सकती है और कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर सकती। अगर कोई कंपनी ऐसे फंक्शंस को परफॉर्म करती है जो कि उनके ना तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है और ना ही उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है, तो उन सारे एक्ट को हम अल्ट्रा वायर्स एक्ट बोलते हैं। देखो इस टॉपिक के ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप कॉर्पोरेट लॉ की जो प्लेलिस्ट है उनको चेक करोगे तो आपको बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे। दीज आर द कंपनीज रूल बुक। ये कंपनी की रूल बुक होती है जिसके अंदर सारे रूल्स मेंशन होते हैं कि कंपनी किस तरीके से और कब परफॉर्म करेगी। और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट इसलिए बोला गया है क्योंकि इनको पब्लिश किया जाता है। अगर किसी शेयर होल्डर को इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो कंपनी के एमओए और या फिर एओए को ईजिली पढ़ सकता है। नेक्स्ट फीचर है स्टैट्यूटरी compliance. Company must follow rules like submitting financial statements, holding meetings and practicing good governance. कंपनी के लिए ये मैंडेटरी होता है कि भाई उनको जो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो एनुअली सबमिट करनी पड़ेगी। कंपनी की क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं और उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो कंपनी है ना वो पब्लिश भी करती है कि उनको पब्लिक भी देख सके, ताकि पब्लिक डिसीजन ले कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर नहीं करनी। और उनके लिए ये भी मैंडेटरी होता है कि वो जो एनुअल जनरल मीटिंग्स है उनको कंडक्ट करे, कितनी मीटिंग्स होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, कौन कौन उसको अटेंड कर सकता है, ये सब जो कंपनी है उसको परफॉर्म करना पड़ता है। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंश्योरिंग एथिकल बिहेवियर, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन कंपनीज ऑपरेशन। कंपनी जो भी काम कर रही है ना उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि कंपनी क्या काम कर रही है। ऐसा नहीं कि कंपनी अंदर अंदर कुछ काम कर रही है और गवर्नमेंट को और बाहर पब्लिक को पता ही नहीं है।
ठीक है। नेक्स्ट है रेगुलेशन। कंपनी आर रेगुलेटेड बाय द कंपनीज एक्ट विच कवर्स देयर क्रिएशन, फंक्शनिंग, मैनेजमेंट एंड एंडिंग प्रोसीजर। देखो जो कंपनी है ना वो शुरू भी लॉ से होती है, मतलब शुरू भी बाय लॉ होती है और ख़त्म भी बाय लॉ होती है। कंपनीज एक्ट में सब कुछ मेंशन किया हुआ है कि जब कंपनी को आपको स्टार्ट करना है तो किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, और जब कंपनी को एंड करना है तो किस तरीके से एंड कर सकते हो। तो जो कंपनी का सारा रेगुलेशन है वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। नेक्स्ट फीचर है नंबर ऑफ मेंबर्स। अगर आपकी तो पब्लिक कंपनी है तो उसमें कम से कम मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं इसको स्पेसिफाइड नहीं किया गया है। लेकिन वहीं पर अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए, अदरवाइज आप कंपनी को नहीं बना सकते। अदरवाइज हम उसको कंपनी ही नहीं बोलेंगे। अगर एक मेंबर कोई बिजनेस शुरू कर रहा है तो उसको हम कंपनी नहीं बोलेंगे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम 1 पर्सन कंपनी भी तो होती है, वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पे हम प्राइवेट और पब्लिक की बात कर रहे हैं। अगर तो आपकी पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, और अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम 200। अब नेक्स्ट हमारा आता है एडवांटेजेस ऑफ कंपनी और डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपनी। बुक में इसको जॉइंट स्टॉक कंपनी बोला गया है और इसको डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी बोला गया है। चाहे आप जॉइंट स्टॉक कंपनी के एडवांटेजेस पूछो या फिर कंपनी के पूछो, सेम ही बोले जाते हैं। इन सारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट आपको सारे पॉइंट्स एक जगह ही मिल जाए और याद रहें। इन फ्यूचर आपको ज़रूरत पड़े तो आप अपने एग्ज़ाम में भी ऐसा ही चार्ट बना के आए, जिससे कि आपको ना एक अच्छे मतलब मार्क्स स्कोर करने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि अगर आप ऐसी प्रेजेंटेशन देते हैं तो उससे जो आपका इम्पैक्ट है वो अच्छा पड़ता है और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। पहला एडवांटेज क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी, जो कि मैं आपको फीचर्स में बता चुकी हूँ कि यहाँ पे शेयर होल्डर की पर्सनल असेट्स प्रोटेक्टेड होती हैं फ्रॉम द कंपनीज डेब्ट एंड लायबिलिटी। दूसरा एडवांटेज है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। यहाँ पे शेयर होल्डर्स को ये फ़ायदा होता है कि जो कंपनी है ना वो कॉन्टिन्यू रहती है, वो किसी एक शेयर होल्डर के पीछे ना तो ख़त्म होती है और ना ही रुकती है। तीसरा एडवांटेज है रेजिंग कैपिटल। कंपनीज कैन रेज फंड बाय इशूइंग शेयर्स टू इन्वेस्टर्स, फैसिलिटेटिंग बिजनेस ऑपरेशन एंड एक्सपेंशन। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो कंपनी है वो अपनी कैपिटल को रेज कर सकती है बाय इशूइंग शेयर्स, क्योंकि एक कंपनी ही है जो शेयर्स को इशू कर सकती है अगर तो वो रजिस्टर्ड है। अगर कोई पार्टनरशिप है तो वो शेयर इशू करके कैपिटल रेज नहीं कर सकते। तो ये कंपनी का एक एडवांटेज है कि वो कैपिटल रेज कर सकती हैं बाय इशूइंग शेयर्स। फोर्थ है ट्रांसफरेबल ओनरशिप। शेयर्स कैन बॉट और सोल्ड अलाउंग इजी ओनरशिप ट्रांसफर विदाउट डिस्टर्बिंग ऑपरेशन। यहाँ पे इजीली ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। यहाँ पर किसी एक पर्सन को बाकी सारे मेंबर की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर्सन को अपनी ओनरशिप ट्रांसफ़र करनी है वो अपने जो शेयर है वो किसी दूसरे पर्सन को शेयर सेल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए ने टाटा कंपनी के 51% शेयर खरीद लिए, तो वो क्या हो गया, उसका ओनर बन गया, उसके पास उसकी ओनरशिप आ गई। अब वो चाहता है कि मैं अपनी ओनरशिप किसी और को दे दूँ, तो वो अपने जो शेयर्स हैं वो किसी और को सेल कर देगा, और अगर कोई और पर्सन खरीद लेता है तो वो उसका ओनर बन जाएगा। कोई पर्सन 20% शेयर खरीदता है तो वो भी उसका कंपनी का ओनर बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इजीली आप शेयर्स को परचेज और सेल कर ओनरशिप को ट्रांसफर कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। एज दे बोथ आर डिफरेंट, शेयर होल्डर डोंट नीड टू मैनेज डे टू डे ऑपरेशंस, अलाउइंग देम टू फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट एंड अदर डिसीजन। क्योंकि जो ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग चीज़ हैं, तो यहाँ पे जो ओनर्स हैं उनको डे टू डे एक्टिविटी पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे और अदर इंपॉर्टेंट डिसीजन पे ध्यान दे सकते हैं। देखो कंपनी के जितने भी मोस्टली फीचर्स थे ना वही उनके एडवांटेजेस भी बन जाते हैं। अब नेक्स्ट है लीगल एंटिटी। कंपनी कैन नॉट बी फ्रॉड बाय इट्स एम्प्लॉय एज इट इज सेपरेटेड एंड लीगल आइडेंटिटी। अब जो कंपनी है उसका कोई भी एम्प्लॉय उसके साथ फ्रॉड नहीं कर सकता, क्योंकि कंपनी की अपनी लीगल एंटिटी है। हमने पढ़ा है ना कि कंपनी की अपनी कॉमन सील होती है। अगर कंपनी को किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है, कुछ चीज़ परचेज करनी है, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, तो उसके ऊपर कंपनी की कॉमन सील लगाई जाती है। जब तक कंपनी की कॉमन सील नहीं लगाई जाएगी तो कंपनी उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि कंपनी कैन नॉट बी फ्रॉड बाय इट्स एम्प्लॉय।
नेक्स्ट फीचर है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओवरसीज ऑपरेशंस ब्रिंगिंग एक्सपर्टीज एंड एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो सारे ऑपरेशन को देखते हैं, अगर उनको ज़रूरत है तो वो एक्सपर्टीज को ले आते हैं जो कि उनकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है टैक्स बेनिफिट। कंपनी को ना बहुत ज़्यादा टैक्स एडवांटेजेस होते हैं। उनको टैक्स बेनिफिट किस तरीके से मिलता है? फॉर एग्जांपल कंपनी है जो अपनी कैपिटल रेज कर रही है, उसने डिबेंचर इशू करके कैपिटल रेज करी, ठीक है। अब डिबेंचर पे उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जो कि कंपनी का क्या हो गया, एक टाइप से एक्सपेंस हो गया। अब जब कंपनी टैक्स पे करती है ना, तो उसको इस एक्सपेंस की मतलब इंटरेस्ट की जो है टैक्स में डिडक्शन मिल जाती है, जिससे कि जो कंपनी के प्रॉफिट हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, कंपनी को अल्टीमेट बेनिफिट हो गया। तो यहाँ पे बोला गया है कि कंपनी को बहुत सारे टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। सर्टेन टैक्स एडवांटेजेस आर अवेलेबल टू कंपनीज वेरिंग बेस्ड ऑन जुरिसडिक्शन एंड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एडवांटेज है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। क्योंकि यहाँ पर कुछ ही लोग नहीं होते, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो कि कंपनी के ओनरशिप में होते हैं, इसलिए जो उनका रिस्क है वो भी डाइवर्सिफाई हो जाता है। नेक्स्ट है एक्सेस टू रिसोर्सेज। कंपनी can tap into resources like scales, technology and facility to enhance their operations, easy fundraising। कंपनी जो है वो easily फंड रेज कर सकती है और वो किसी भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकती है। उनको मतलब इजीली एक्सेस मिल जाता है रिसोर्सेज का। अगर वो किसी टेक्नोलॉजी को हायर करना चाहती है तो वो क्या करेगी, जिस भी कंपनी की टेक्नोलॉजी है उसके साथ कोलैबोरेट कर लेगी, उसके साथ जॉइंट वेंचर कर लेगी। तो क्या हो गया, जॉइंट वेंचर करने के बाद वो उनकी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकती है। नेक्स्ट है ब्रांड बिल्डिंग। कंपनी कैन एस्टैब्लिश रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड्स कंट्रीब्यूटिंग टू कस्टमर लॉयल्टी एंड बिजनेस ग्रोथ। जो कंपनी है वो अपने ब्रांड इमेज बना लेती है, गुडविल बना लेती है, जिससे कि क्या होता है वो अपने कस्टमर के टुवार्ड्स लॉयल रहती है और जो कस्टमर है वो भी उनके टुवार्ड्स लॉयल रहते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिटी इम्पैक्ट। जो कंपनी है वो क्या करती है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करती है, जॉब क्रिएशन में हेल्प करती है, सोशल डेवलपमेंट में हेल्प करती है। अगर कोई कंपनी इस्टेब्लिश हुई है, अब उसमें काम करने के लिए वर्कर की ज़रूरत है, तो वर्कर की ज़रूरत है तो क्या होगा, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई। अब जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई तो वहाँ पे लोगों को जॉब मिली, जिससे उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंक्रीज हुआ। अल्टीमेट क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। तो इसलिए बोला गया है कि जो कंपनी है वो इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करती है, जॉब क्रिएशन में हेल्प करती है, सोशल डेवलपमेंट्स में हेल्प करती है। तो ये थे 12 कंपनी के एडवांटेजेस। इसके बाद आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपनी। पहला है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। एस्टैब्लिशिंग अ कंपनी इन्वॉल्व लीगल प्रोसीजर, पेपर वर्क एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। देखो कंपनी को एस्टैब्लिश करना कोई इजी टास्क नहीं है। जब आप कंपनी को एस्टैब्लिश कर रहे हो तो उसमें आपको बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है और एक ये कॉम्प्लेक्स टास्क होता है। दूसरा है डबल टैक्सेशन। Some companies, particularly C corporations, may face double taxation on the profit at both the corporate and individual shareholder level। C corporations का मतलब क्या होता है, वो होता है स्टैंडर्ड कॉरपोरेशन। इसमें क्या होता है, कंपनी और शेयर होल्डर दोनों को अलग अलग 2 बार गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। एक तो जो कंपनी है वो अपने प्रॉफिट पे टैक्स पे करती है, और जो फिर उसके बाद प्रॉफिट पे टैक्स पे करने के बाद जब वो शेयर होल्डर को एज अ डिविडेंड मिलता है तो शेयर होल्डर को डिविडेंड पे भी टैक्स पे करना पड़ता है, और ये कंपनी के लिए समटाइम डिसएडवांटेज बन जाता है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ कंट्रोल। शेयर होल्डर हैव लिमिटेड कंट्रोल ओवर डे टू डे ऑपरेशंस एज प्रोफेशनल मैनेजर्स मेक डिसीजन। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमने पढ़ा है कि ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों अलग चीज़ है। क्योंकि शेयर होल्डर डे टू डे एक्टिविटी पे ध्यान नहीं देते हैं, उनका काम नहीं होता है कि डिसीजन मेकिंग करना, मतलब जो डे टू डे एक्टिविटी का जो डिसीजन मेकिंग है वो शेयर होल्डर के हाथ में नहीं होते, जिसकी वजह से उनका जो कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं कम होता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। शेयर होल्डर हैव डिफरेंट ओपिनियन विच कैन कॉम्प्लिकेट डिसीजन मेकिंग। अब इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं, जो बड़े बड़े शेयर होल्डर्स हैं, जब उनकी मीटिंग होती है तो उसमें अगर कोई डिसीजन लिया जाता है तो उनके अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके डिसीजन मेकिंग में कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। जितने ज़्यादा शेयर होल्डर्स उतने ज़्यादा डिफरेंट ओपिनियंस और उतनी ही ज़्यादा फिर उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं। नेक्स्ट है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। पब्लिक ट्रेडेड कंपनी मस्ट डिस्क्लोज सेंसिटिव बिजनेस इंफॉर्मेशन इम्पैक्टिंग बिजनेस
प्राइवेसी। अब यहाँ पे बताया है कि जो कंपनी है, मैंने आपको बताया कि कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सारी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो पब्लिक में डिस्क्लोज करने पड़ते हैं, उनको बताने पड़ते हैं, जिससे कहीं ना कहीं उनकी जो प्राइवेसी है वो लूज होती है और उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है स्लो डिसीजन मेकिंग। ब्यूरोक्रेसी विद इन अ कंपनी कैन स्लो डाउन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। देखो ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है, कंपनी के अंदर ना एक हायरार्की होती है, टॉप लेवल, मिडल लेवल, ठीक है, और लोअर लेवल। तीनों लेवल पे अलग अलग मैनेजर्स होते हैं, अलग अलग पर्सन्स होते हैं। जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है और इन केस इन तीनों लेवल की अप्रूवल की ज़रूरत होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, जो डिसीजन है वो डिले हो जाता है, क्योंकि अगर तीनों लेवल तक वो डिसीजन होके आएगा, मतलब उनके रिव्यूज़ लिए जाएंगे, तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है और जो डिसीजन है वो स्लो हो जाता है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ प्रीवेसी। पब्लिक कंपनी मस्ट डिस्क्लोज फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल डिटेल्स रिड्यूसिंग कॉन्फिडेंशियलिटी। ये वो लास्ट वाला पॉइंट है, बस हेडिंग चेंज हो गई है। नेक्स्ट है डिल्यूशन ऑफ ओनरशिप। अब कंपनी में जितने ज़्यादा शेयर होल्डर आएंगे उतनी ही ज़्यादा जो ओनरशिप है वो एक्सटेंड हो जाएगी, मतलब उनकी जो ओनरशिप है वो बट जाएगी। Issuing more shares for fundraising can dilute the ownership stake of existing shareholder। अब जो कंट्रोल पहले 5 शेयर होल्डर के हाथ में था, वहीं पे इन्होंने फंड रेज करने के लिए इशू शेयर करे, अब और ज़्यादा शेयर होल्डर आ गए, तो अब जो वही कंट्रोल है वो 10 शेयर होल्डर के बीच में बट जाएगा, जिससे क्या होगा, जो उनकी ओनरशिप है वो डिल्यूट हो जाएगी। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बैलेंसिंग प्रॉफिट विद द एथिकल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी चैलेंजिंग फॉर द सम कंपनी। अब जो कंपनीज हैं उनको अपनी एथिकल ड्यूटी के साथ साथ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी परफॉर्म करनी पड़ती है, और समटाइम जो कंपनी है उनके लिए चैलेंजिंग टास्क बन जाता है। नेक्स्ट है रिस्क ऑफ टेक ओवर्स। पब्लिक कंपनी कैन बी एट अ रिस्क टू द हॉस्टाइल टेक ओवर्स अफेक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द बिजनेस। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि कुछ कंपनी है जो दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेती हैं, उसके बाद उनका सारा कंट्रोल जिस कंपनी ने टेक ओवर करा है उनके हाथ में आ जाता है, तो फिर वो उनके हाथ में है कि वो उस कंपनी को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, या तो वो उस कंपनी को ऊपर भी लेके जा सकते हैं, या फिर उनके गलत डिसीजन की वजह से वो कंपनी नीचे भी आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल H&M, देखो फॉर एग्जाम्पल है ये, H&M एंड ज़ारा है, ठीक है, H&M ज़ारा को टेक ओवर कर लेता है। टेक ओवर करने के बाद जो ज़ारा के कपड़े हैं वो बिकेंगे तो ज़ारा के नाम से, लेकिन जो उसका ओनर है वो कौन बन जाएगा, H&M का मालिक। अब वो H&M के मालिक के हाथ में है, वो ज़ारा की जो कंपनी है उसको ऊपर लेके जा रहा है या फिर नीचे लेके जा रहा है, तो ये भी एक रिस्क बन जाता है जिसको हम डिसएडवांटेज ऑफ कंपनी बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनिशियल सेटअप कॉस्ट, लीगल फीस एंड ऑनगोइंग कंप्लायंस एक्सपेंसेस कैन बी हाई। जब भी आप कंपनी सेटअप कर रहे हो ना, तो आपके एक तो जब आप सेटअप कर रहे हो इनिशियल कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है, पेपर वर्क कितने ज़्यादा होते हैं, उसके बाद आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है, कंपनी को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है जिसके लिए आपको रजिस्टर्ड फीस पे करनी पड़ती है। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे कि आपकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो कंपनी को स्टैब्लिश करने को ये इजी टास्क नहीं है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वही कंपनी को स्टैब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है रेगुलेटरी कंप्लायंस। कंपनी मस्ट अडेयर टू वेरियस रेगुलेशन विच कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली। अभी हमने पीछे पढ़ा है कि बहुत ज़्यादा लीगल काम होता है, पेपर वर्क होता है जो कि कॉस्टली होता है, वहीं पर साथ साथ ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, बहुत जल्दी काम नहीं होता है, हर एक टास्क को परफॉर्म करने में और उसको कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए इसको टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी बोला गया है। लास्ट है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि जो कंपनी है वो गवर्नमेंट के सेट रूल के हिसाब से बनी है और उसके हिसाब से ही काम करती है, तो अगर कंपनी को कोई चेंज लाना है तो वो जल्दी से अपनी कंपनी में चेंज नहीं ला सकती। अगर कंपनी को कोई चेंज लाना है तो वो पहले गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगी, जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं कंपनी एक्ट में उनको फॉलो करेगी, उनके हिसाब से ही अपनी कंपनी के अंदर चेंज ला पाएगी। तो इसलिए बोला गया है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, कंपनी ऑपरेशंस आर गवर्न बाय द सेट रूल्स लिमिटिंग द एबिलिटी टू क्विकली अडेप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। यहाँ पे बोला गया है जो कंपनी है वो जल्दी से अपनी एक्टिविटी को चेंज नहीं कर सकती, अपनी कंपनी के अंदर चेंज नहीं ला सकती।
तो यहाँ पर हमारा टॉपिक होता है ख़त्म। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए आप इसकी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड और भी वीडियोस मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।